अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ा 38,000 के पास पहुंच गया है। महाराष्ट्र में अकेले 12,000 से ज्यादा मामले हैं। और अगर हम बात करें अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है तो 1223 ये आंकड़ा है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है। 10,017 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इस बीच रेल मंत्रालय ने इस बात की तैयारी की है कि और ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि जो प्रवासी श्रमिक अनेक राज्यों में फंसे हुए हैं वो अपने अपने गृह राज्यों तक जा सके। इसके लिए राज्यों की ओर से भी रेल मंत्रालय को आग्रह किया गया है। दूसरी तरफ एक सवाल आज बड़ा उठ खड़ा हुआ। देश जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसमें सरकार के साथ पूरा जो देश है वो साथ लड़ाई में लगा हुआ है, लेकिन विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, आज एक बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया है। आप देखिए, आरोग्य सेतु ऐप की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। अभी हमने देखा था कि किस तरह से बिल गेट्स ने भी भारत सरकार की तारीफ की थी कि तकनीक के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। और ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसको आप देखिए कि इसने डाउनलोड्स में अगर हम देख सके तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक डाउनलोड होने वाला ये ऐप बन गया है। दुनिया के कई देश इस तरह के ऐप ला रहे हैं ताकि कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें तकनीक का भी सहारा लिया जा सके। लेकिन राहुल गांधी चाहते क्या हैं? अब बीजेपी ने भी जो कुछ आरोप लगाए, हम उन आरोपों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की पहले बात सुन लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये निजता का उल्लंघन करता है, इससे आपकी ट्रैकिंग हो रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा है कि हम कुछ ही समय में 24 घंटे के अंदर कुछ समग्र जानकारी के साथ सामने आएंगे, जिस पर रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मंत्री हैं उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी हर रोज एक नया झूठ लेकर आते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने जो सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं उसमें राहुल गांधी के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने भी मौका नहीं गंवाया और उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और एक ऐप जिसने कि एक सुरक्षा का हथियार दिया है लोगों को, उसके बारे में लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, उसके बाद राहुल के आरोपों की जरा आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि उन्होंने एक्चुअल में कहा क्या है। आज फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आरोग्य सेतु को कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया है। भारत सरकार ने स्पष्टतः कहा है कि आरोग्य सेतु में किसी प्रकार का कोई सर्वेलेंस नहीं है, अपितु आरोग्य सेतु हम सबका पर्सनल बॉडीगार्ड है और हम सबको कोरोना वायरस से बचाने की हिदायत देता है। किस प्रकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस युद्ध में जीत सके, उसका प्रयास आरोग्य सेतु है। कांग्रेस पार्टी के पास किसी भी विषय को लेकर कोई समाधान नहीं है, किंतु नित नए झूठ फैलाना, नित नए मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, फेक न्यूज के माध्यम से समस्या खड़ी करना, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र दायित्व आज नजर आता है। दुखद है कि शंका और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के मन के अंदर बैठा हुआ है, उनके भावना में ही बसता है, इसलिए हर विषय में उनको शंका और षड्यंत्र नजर आता है। यह निंदनीय है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। इस प्रकार मिस इन्फॉर्मेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं फैलाना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों की बात करें तो उन्होंने ट्वीट किया है कि आरोग्य सेतु एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिसे एक निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है तथा इसमें कोई संस्थागत जांच परख नहीं है। इससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन नागरिकों की सहमति के बिना उन पर नज़र रखने का डर नहीं होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोग्य सेतु से जुड़े एक सवाल पर वीडियो लिंक के जरिए संवाददाताओं से कहा, आरोग्य सेतु के संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने निजता का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस इस विषय पर विचार कर रही है और अगले 24 घंटे में समग्र प्रतिक्रिया देगी। गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की है। खबरों के मुताबिक इस ऐप को करोड़ों लोग डाउनलोड कर चुके हैं।
उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया कि वह कोरोना वायरस संकट के दौरान सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को पिछले हफ्ते राज्यपाल ने 2 पत्र भेजे थे, जिसके बाद ममता ने यह तीखी टिप्पणी की है। दरअसल कोविड-19 के प्रसार के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया के मद्देनजर राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच तकरार चल रही है। ममता ने धनखड़ को 14 पृष्ठों के अपने जवाब में कहा, एक राज्यपाल से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्द और इस तरह की विषय वस्तु, अभिप्राय और लहजे वाले पत्र भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में पूर्ण रूप से अभूतपूर्व हैं। उन्होंने कहा, मेरे और मेरे मंत्रियों तथा मेरे अधिकारियों के खिलाफ आपके शब्द अपमानजनक, असंयमित, भयादोहन करने वाले और निंदनीय बताए जा सकते हैं। ममता ने उन पर उपदेश देने और संवैधानिक नियमों का खुद पालन किए बगैर उसका प्रवचन देने तथा उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल उनकी नीतियों से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसे उनके संज्ञान में लाने के अलावा उनके पास और कोई शक्ति नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया भर के कारोबारी चीन से बाहर निकलना चाहते हैं और उनके निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय उद्योगों को खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के चलते चीन के खिलाफ बढ़ती घृणा से फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। गडकरी ने फिक्की महिला संगठन के सदस्यों से एक वेब वार्ता के दौरान कहा कि एक अन्य बड़े राहत पैकेज के सिफारिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से की गई है और उन्हें जल्द ही इस बारे में घोषणा की उम्मीद है। गडकरी ने विश्वास जताया कि 25 लाख MSME का इस साल के अंत तक पुनर्गठन किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि जापान, अमेरिका, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों के बड़े उद्योग चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहते हैं और अपने कारोबार को वहां से बाहर ले जाना चाहते हैं। उन्हें इसे भारतीय उद्योग और उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर करार दिया। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय ने शनिवार को कहा कि देश भर में सभी वाणिज्यिक यात्री उड़ानें 17 मई की मध्य रात्रि तक निलंबित रहेंगी। DGCA ने एक परिपत्र में कहा, यह दोहराया जाता है कि विदेशी और घरेलू विमानन कंपनियों को भारत से दूसरे देश या दूसरे देश से भारत के लिए तथा भारत में घरेलू उड़ानों के परिचालन को पुनः शुरू करने के बारे में उन्हें उचित समय पर सूचित किया जाएगा। इस बीच कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि क्षेत्र में सुधार के रास्तों पर चर्चा की। इसमें खास तौर पर कृषि विपणन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने और कृषि क्षेत्र को कानूनी उपायों के माध्यम से विभिन्न पाबंदियों से मुक्त करने पर जोर दिया गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 15% है और देश की आधी से अधिक आबादी की आजीविका इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि कोविड-19 के बावजूद देश में कृषि क्षेत्र सुगमता से काम कर रहा है और दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में इस क्षेत्र की वृद्धि पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पूरी दिल्ली को रेड जोन में रखने की बजाय उन्हीं इलाकों में जहां पे कोरोना के मामले हैं उनको रेड जोन में रखा जाए। जो जैसे हॉटस्पॉट्स पहले बनाए गए थे उनको हॉटस्पॉट के रूप में रखें, क्योंकि अगर आप पूरे जिले को रखेंगे रेड जोन में तो लोगों को और कई तरह की जो दुश्वारियां सामने आ रही हैं, तो उसको देखते हुए अभी समय आ गया है कि चाहे वो जो बिजनेस की बात हो चाहे अन्य चीजें हो, धीरे धीरे सब चीजें खोली जाएं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। इस बीच एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तबलीगी जमात ने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अभी हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जो तबलीगी जमात के जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे उनका भी इलाज किया गया, लेकिन उन्होंने जो अभद्रता की है, उन्होंने जो अमानवीयता की है उसको भी देखा जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो अभी समय है घर पे रहने का है, और खास तौर पर उन्होंने जो भी धर्मगुरु हैं उनकी तारीफ की कि उन्होंने सभी अपने अपने संप्रदाय के लोगों को समझाया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जो पहले अगर हमने देखा कि जिस तरह से नवरात्रि गया है, अभी नवरात्रि का पर्व गया है, रामनवमी का पर्व गया है, उन्होंने कहा कि जब लोगों ने रामनवमी और नवरात्रि घर पे मनाई, मंदिर नहीं गए, तो इसी तरीके से रमजान का जो पर्व है, रमजान का महीना है, ये भी घर पर मनाया जाना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि घर पर पूजा नहीं हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि लोगों
को सतर्क रहने की जरूरत है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो पिछली कमलनाथ सरकार थी उसने सारा मामला बिगाड़ दिया था। जो मध्य प्रदेश में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो कोरोना वायरस की जो गंभीर स्थिति उनको मिली, क्योंकि जो कमलनाथ सरकार थी वो एक फिल्म समारोह से जुड़े आयोजन की तैयारियों में लगी हुई थी। कोरोना से लड़ने का ना उसको पास कोई ऐसी महामारी से निपटने का उसके पास ना कोई अनुभव था, ना ही उसने इस तरफ ध्यान दिया, इसलिए स्थिति बिगड़ी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल की आप बात करें तो स्थिति काबू में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।